हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी पथ एजुकेशन पे। आज हम हैं ITEP फर्स्ट सेम में यूनिट 2 की विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत के प्राचीनतम और महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था। जो पुराने बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे उनमें से एक था। क्या यह नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही प्रसिद्ध था और इसे पाल वंश के राजा धर्मपाल ने स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 770 से 810 ईस्वी के बीच में। यह नालंदा के साइड में ही था। लगभग नालंदा से मान के चलो कि भागलपुर में, नालंदा से भागलपुर में लगभग 200-250 किलोमीटर साइड में पड़ता था ये। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन और प्रचार करना था। प्रचार प्रसार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है, शाखा का क्या है? अध्ययन और प्रचार प्रसार करना। स्थान और संरचना। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसके स्थान और संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ये वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था, जो गंगा नदी के किनारे अंतिचक गांव में पाया जाता है। वर्तमान में कहाँ है? जो बिहार में भागलपुर जिला है वहां पर स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे अंतिचक गांव में पहाड़ियों में पाया जाता है। इसका निर्माण क्यों किया गया था? इसका निर्माण के पीछे वजह ये बताई जाती है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें जब छात्रों की अधिकता हो गई तो उसके कारण जो है इसकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय का आकार एक विशाल मठ की तरह था। एक जो बड़ा मठ होता है उसकी तरह जो है इसका निर्माण किया गया था। इसमें क्या है, कई कक्षाएं थी, पुस्तकालय भी थे, व्याख्यान कक्ष जहाँ पे लेक्चर दिए जाते हैं, अध्ययन कक्ष जहाँ पे पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें इसमें शामिल थी। इसमें 108 मंदिरों और एक विशाल स्तूप का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर जो है 108 मंदिर हैं और एक विशाल स्तूप है। स्तूप क्या होता है? स्तूप होता है कि जो बुद्ध के अवशेष जिसके अंदर रखे जाते हैं, जैसे नाखून है, केस या जो बाल होते हैं वो उसके अंदर रखे जाते हैं, जैसे कि चित्र में ये दिख रहा है। ये क्या है? स्तूप है। मुख्य स्तूप के चारों ओर कई छोटे छोटे स्तूप और मंदिर है, यानी कि एक बड़ा स्तूप था जो बड़े आकार में था और उसके साइड में क्या थे? छोटे छोटे स्तूप थे और मंदिर थे। इसमें एक विशाल प्रवेश द्वार और चारों ओर मजबूत सुरक्षा दीवारें थी। इसके चारों ओर आप देख रहे हैं, अगर देख पाए तो जो चित्र में, इसके चारों ओर क्या है कि मजबूत सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई है और ये प्रवेश द्वार है। जो ये है, ये जो प्रवेश द्वार, इसको तोरण द्वार भी कहा जाता है और इसके ऊपर जो है चित्रात्मक रूप से जो बुद्ध है उसके जीवनी के अलग अलग वो दिखाए गए हैं कि इस समय पे इन्होंने जो निर्वाण किया था, इस समय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, इस प्रकार से उन्होंने जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, या जो अलग अलग जीवन के जो काल हैं वो दिखाए गए हैं मूर्तियों के रूप में इस तोरण द्वार के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक महत्व और अध्ययन विषय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, जहां विशेष रूप से बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का अध्ययन कराया जाता था। यह जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय हाई जो एजुकेशन होती है उसके लिए प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था। विशेष रूप से यहाँ पे बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का अध्ययन कराया जाता था। जो वज्रयान शाखा है उसको हम जो है तांत्रिक शाखा या गूढ़ शाखा भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बौद्ध धर्म की जो शाखा में से एक शाखा है, 3 शाखाओं में बटा हुआ। जो वज्रयान का मतलब क्या होता है कि तांत्रिक या गूढ़, इसी का नाम है। और इसमें क्या होता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति का जो तरीका उसमें बताया जाता है कि आप मंत्र के द्वारा या अनुष्ठान जो पूजा पत्ती होती है उसका उपयोग करते हुए योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि का उपयोग करते हुए आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो तिब्बत और भूटान वाला क्षेत्र है उसमें क्या ये वज्रयान शाखा है। तो ये कौन सी शाखा से संबंध रखता था? वज्रयान शाखा से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 100 से अधिक शिक्षक और 1000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें जो है शिक्षकों और जो छात्रों की जो संख्या बताई है कि यहाँ पे शिक्षकों की संख्या लगभग 100 थी और 1000 जो है छात्र यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और इसके निर्माण के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में जो है शिक्षकों की ज्यादा संख्या हो गई थी तो उसको देखते हुए इसके साइड में ही लगभग 200 किलोमीटर दूर नालंदा की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पढ़ाए जाने वाले प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध धर्म में क्या पढ़ाया जाता था? महायान, हीनयान और वज्रयान। वज्रयान का ही जो विक्रमशिला में क्या पढ़ाया जाता था? वज्रयान। लेकिन यहाँ पे महायान भी पढ़ाया जाता था और हीनयान भी पढ़ाया जाता था। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि महायान क्या था। महायान में क्या होता था कि बौद्ध धर्म की इस शाखा के अंदर ये माना जाता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति है, महायान का मतलब क्या कि बड़ा यान। अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है कि बड़ा वाहन या यान। इसमें क्या कि मोक्ष की प्राप्ति के रूप में क्या कहा जाता है कि बौद्ध धर्म है उसमें जो महात्मा बुद्ध थे उनको ईश्वर के समान माना गया है महायान शाखा में, कि वो एक किस्म से ईश्वर थे। और यहाँ इस शाखा में मूर्ति पूजा भी की जाती है, अन्य में नहीं की जाती बल्कि महायान में की जाती है। यानी कि बड़े रूप में दिखा, बड़े यानी बड़ा यान या बड़े रूप में जिसको कह सकते हैं महायान। महायान में ये है कि आप ईश्वर के समान उनको माना गया। मूर्ति पूजा भी जो है अलाउड है और मूर्ति पूजा के थ्रू ही जो है मोक्ष की प्राप्ति का तरीका अपनाया जाता है। और इसमें कौन से देशों में है ये? चीन में, जापान में, कोरिया में, सिंगापुर में
आदि में जो है इसको बनाया जाता है। फिर आता है हीनयान। हीन का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटा यान। छोटा यान का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, अगर अर्थ निकालेंगे तो हीनयान यानी कि छोटा यान, छोटा यान। इसका अर्थ ये निकलेगा कि महात्मा बुद्ध थे, उनको छोटे रूप में दिखाया गया, यानी कि एक महान आत्मा के रूप में, यानी कि आम आदमी के रूप में दिखाया गया है महात्मा बुद्ध को, सामान्य व्यक्ति के रूप में। और इसमें जो है मोक्ष प्राप्ति का तरीका क्या है, मेडिटेशन है, आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं जिसको, वो तरीका बताया गया है इसमें जो मोक्ष का। और ये कहाँ पे है, श्रीलंका, बर्मा और जावा, इनमें जो है हीनयान पाया जाता है। वज्रयान के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। व्याकरण और संस्कृत भाषा, और क्या पढ़ाए जाते थे यहाँ पे, व्याकरण पढ़ाई जाती थी और संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। तंत्र साधना और ध्यान, इसमें तंत्र साधन यानी जो मंत्रों का उपयोग किया जाता था, और ध्यान मेडिटेशन भी इसमें सिखाया जाता था। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र में क्या था, बोध, वेदांत और न्याय, यानी कि तीनों ही दर्शन शास्त्र पढ़ाए थे। बोध भी पढ़ाया जाता था, वेदांत भी पढ़ाया जाता था और न्याय आदि भी पढ़ाए जाते थे। चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद में जो है चिकित्सा विज्ञान के रूप में आयुर्वेद पढ़ाया जाता था। खगोल विज्ञान और गणित, ये विषय भी पढ़ाए जाते थे। राजनीति पढ़ाई जाती थी और प्रशासन भी पढ़ाया जाता था। शिल्प कला और स्थापत्य विज्ञान, यानी कि कला के रूप में शिल्प कला, जिसमें हाथ के द्वारा जो कलाकारी की जाती है, या भवन निर्माण कला, यानी इस प्रकार की जो कलाएं हों शिल्प कला में आ जाएंगी। स्थापत्य विज्ञान, ये भी इसमें पढ़ाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय का संरचना एवं वास्तुकला, कि विश्वविद्यालय कैसे बना हुआ था, किस प्रकार से था। यह विश्वविद्यालय गंगा नदी के किनारे स्थित था और एक शांत एवं प्राकृतिक वातावरण में बना था। यह विश्वविद्यालय गंगा नदी के किनारे स्थित है और कैसे है, वहां पे प्राकृतिक रूप से शांत वातावरण में बना हुआ है। और यह किसके ऊपर बनाया गया है, यह एक चट्टान के ऊपर या पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। इसके नाम के पीछे भी दो कारण बताए जाते हैं इसके नाम के पीछे। एक तो ये कहा जाता है कि जो विक्रमादित्य राजा थे, उन्होंने यहाँ पर एक जो है शिला की स्थापना की थी, पर चट्टान की स्थापना की थी, उसके कारण जो है इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। दूसरा ये माना जाता है कि जो पाल शासक थे, उन्होंने जो है विक्रमशील की उपाधि धारण की थी, उसके कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। ये दोनों ही बताए जाते हैं। इसमें एक विशाल महाविहार था। महाविहार का क्या होता है कि जहाँ पे हम एक हॉस्टल की तरह होता है मठों में, उसको महाविहार कहा जाता है, जिसमें 6 मुख्य संकायें फैकल्टी थी, यानी कि 6 विषय के अलग अलग जो है बने हुए थे इमारतें, फैकल्टी थी। यानी कि जैसे मैथ, हम अगर आज के टाइम के अनुसार देखें, जैसे फैकल्टी में आ जाता है कि जैसे आर्ट की अलग हो गई, साइंस की अलग हो गई, तो इस प्रकार से 6 मुख्य विषय थे या फैकल्टी। विश्वविद्यालय के मुख्य पुस्तकालय में हजारों बौद्ध ग्रंथ और पांडुलिपियां संग्रहित थी। जो विश्वविद्यालय था उसका जो पुस्तकालय था, यानी कि लाइब्रेरी थी, उसमें बौद्ध ग्रंथ और पांडुलिपियां थी हजारों की संख्या में। पांडुलिपियां आपको पता होगा जो हाथ से लिखित होती हैं, जो ताड़ के पत्थर या जो भुर्ज की छाल, जो भुर्ज पेड़ होता है उसकी छाल पे जो लिखी जाती हैं, हाथ से लिखी, उनको पांडुलिपियां कहते हैं। परिसर में 108 छोटे बड़े मंदिर और ध्यान केंद्र भी थे। जो परिसर होता है, आंगन होता है, उसके अंदर क्या थे, 108 छोटे बड़े मंदिरों की संख्या थी और ध्यान लगाने के लिए एक सेंटर भी था। आगे बढ़ते हैं। प्रवेश प्रक्रिया और शिक्षा पद्धति की, कैसे प्रवेश किया जाता था, प्रवेश पाया जाता था उसमें, और कैसे जो है वहां पे शिक्षा पद्धति थी। तो विश्वविद्यालय में कठिन प्रवेश परीक्षा होती थी, जिसमें केवल योग्य छात्र ही चुने जाते थे। इसमें जो है परीक्षा सामान्य नहीं थी बल्कि कठिन थी, जिसमें केवल योग्य छात्र ही चुने जाते थे। जो योग्यता के अनुसार जो है छात्रों का चुनाव होता था। जिसमें ज्यादा योग्यता होगी वो जो है एडमिशन पा लेता था, और जिसमें कम योग्यता थी वो एडमिशन से वंचित रह जाता था। यहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत और पाली भाषा थी। यहाँ शिक्षा जो है संस्कृत भाषा में और पाली भाषा जो है शिक्षा का माध्यम थी। विद्यार्थी यहाँ 10-12 वर्ष तक रहकर अध्ययन करते थे। लगभग 10-12 वर्ष जो है यहाँ पर रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हॉस्टल की सुविधा भी रही होगी। मौखिक शिक्षा, शास्त्रार्थ यानी वाद विवाद और ध्यान को विशेष महत्व दिया जाता था। मौखिक शिक्षा दी जाती थी, और शास्त्रार्थ यानी कि वाद विवाद, आपस में बातचीत के द्वारा या किसी जो है एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करके, और जो है मेडिटेशन को विशेष जो है शिक्षा में महत्व दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख आचार्य और विद्वान कौन थे। अतीश दीपंकर श्री ज्ञान थे, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रचारक और विक्रमशिला के प्रधान आचार्य थे। जो अतीश दीपंकर श्री ज्ञान है वो तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रचारक रहे हैं। और तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है वो क्या है, वज्रयान। बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उसकी पढ़ाई की जाती थी यहाँ पे। और ये क्या कि विक्रमशिला के प्रधान आचार्य थे, यानी जो विक्रमशिला है ये उसके प्रधान आचार्य थे, प्रधान शिक्षक भी कह सकते हो आप। इस विश्वविद्यालय से अनेक विद्वान निकले जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया। इस विद्यालय से अनेक महान विद्वान निकले जिन्होंने आगे चल करके अपने बौद्ध धर्म का प्रचार जो है चीन है, तिब्बत है, दक्षिण पूर्व एशिया है, श्रीलंका है, जावा है, भूटान है, सिंगापुर है, मंगोलिया, यानी कि संसार के अन्य देशों में इनके छात्र जो है आगे चल करके गए और उन्होंने वहां पर इसकी शिक्षाओं का प्रचार या प्रसार किया। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष।
कि अवशेष कैसे मिले हैं, किस रूप में मिले हैं। तो 1915 में जो पुरातत्वविद थे ने इसकी खोज शुरू की, यानी कि मिट्टी के अंदर दबे हुए मिले गए हैं। 1915 में जो पुरातत्वविद थे, जो इतिहासकार होते हैं, भूमि को खोद करके अवशेष प्राप्त होते हैं, उनको जांच परख करके ये पता लगाते हैं कि कितने पुराने हैं या कब के हुए। तो इस प्रकार से 1915 में जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इसकी खोज शुरू की, यानी कि इसको दबा हुआ मिट्टी के अंदर ये दबे हुए रूप में मिला था। तो 1915 में जो पुरातत्वविदों ने इसको पाया, मिट्टी के अंदर दबा हुआ, इसकी खोज शुरू हुई। खुदाई में विश्वविद्यालय के मठ है, स्तूप है, मंदिर है, ध्यान कक्ष और पुस्तकालयों के अवशेष मिले। जब खुदाई की गई तो विश्वविद्यालय में क्या क्या मिला, मठ मिले, उसमें स्तूप, जैसा कि आपको पता ही है कि जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष रखे जाते हैं, किस्म से मंदिर के रूप ही होता है स्तूप, गुलाई लिए हुए जो आकार होता है ऊपर से वो स्तूप होते हैं। मंदिर और ध्यान कक्ष, यानी कि ऐसे कमरे पाए गए जिनमें केवल मेडिटेशन किया जाता है, उनको ध्यान कक्ष बोलते हैं। पुस्तकालय के अवशेष मिले हैं, यानी कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी भी रही होगी, इस चीज के भी जो है अवशेष उनको मिले हैं। मुख्य मंदिर एक विशाल ईंटों से बना स्तूप था जो अब भी वहां मौजूद है। जो मुख्य मंदिर था वो क्या था, एक स्तूप था, बड़े रूप में ईंटों से बना हुआ एक स्तूप था जो आज भी जो है टूटे फूटे रूप में वहां मौजूद है। यहाँ बुद्ध की कई मूर्तियां और तांत्रिक बौद्ध धर्म के प्रतीक मिले हैं। यहाँ बुद्ध की कई मूर्तियां मिली हैं और तांत्रिक बौद्ध धर्म, यानी कि वज्रयान को ही, जिसमें कि क्या होता है, तंत्र मंत्र का जो उपयोग किया गया हो, या योग प्राणायाम व्यायाम, यानी कि इस जो शाखा है उसको तांत्रिक शाखा भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि तांत्रिक बौद्ध धर्म के प्रतीक मिले, यानी चिन्ह मिले। उन चिन्हों में क्या हो सकता है, कुछ मंत्र के अवशेष मिले हों कहीं पे लिखे हुए, या योग के कहीं पे जिक्र किया गया हो उनकी पुस्तकों में, या जो उनके पांडुलिपियों में, या प्राणायाम का या व्यायाम का। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि तांत्रिक बौद्ध धर्म के प्रतीक मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। विनाश किसका, जो है विनाश कैसे हुआ। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क आक्रमणकारियों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। जो 12वीं शताब्दी में जो है बख्तियार खिलजी था, जो तुर्क जो है आक्रमणकारी था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति होता था। तो उसने जो है नालंदा को भी उसने ही जलाया था और विक्रमशिला को भी उसने ही जला करके नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचा। ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि जो अगर किसी भी देश की अगर महान पुस्तकालय या महान यूनिवर्सिटी उनको अगर बंद कर दोगे या नष्ट कर दोगे तो आपको जो है भारी नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही। ये थी आज की वीडियो, इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।